नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत। अब तक की तमाम खेल खबरों पर नजर डालने के लिए क्या कुछ रहा आज दिन भर में खेलों की दुनिया में, पूरे विश्व में, और इन पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रजत सेन गुप्ता। रजत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नजर सबसे पहले अब तक की खास खबरों पर। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण साई के नए लोगों का अनावरण किया। सेरेना विलियम्स ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया और कोरोना महामारी के कारण 7 महीने के विलंब के बाद डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट अक्टूबर में खेला जाएगा। तो ये थी वो खबरें जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा में जैसा हमने कहा कि आज हमारे साथ मौजूद है कमेंट्रेटर और खेल पत्रकार रजत सेन गुप्ता जी। रजत जी, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आईपीएल पर, जिसका सबको इंतजार है और समय 13वां मैच अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। आईपीएल के 13वें मैच में अब से कुछ ही देर बाद दुबई में राजस्थान रॉयल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स 2 मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ 2 अंक लेकर छठे स्थान पर है, जबकि राजस्थान रॉयल्स अपने दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर 4 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर मौजूद है। रजत जी, हालांकि अब ये अंक तालिका बहुत ही शुरुआती स्टेज में है, लेकिन फिर भी जिस तरह से आईपीएल के मैच हो रहे हैं और लास्ट ओवर में जिस तरह से मैचों का जो रुख बदल जाता है, उसे लेकर कहना चाहिए कि खिलाड़ी और दर्शक जो हैं, जो कि टीवी पर देख रहे हैं, बहुत ही उत्साही हैं। इस पूरे टूर्नामेंट का दारोमदार और इसके जो एक्साइटमेंट का जो मंजर है, वो इस बात से जाहिर होता है कि आखिर में जाकर के पता चलता है कि कौन सी टीम अपना जोर आजमाइश में उसको कामयाबी मिली, कौन सी टीम को हार मिली। तो ये तो बहुत देखने वाली बात है। अब तक 2 मैचों में सुपर ओवर खेला जा चुका है और अब देखना है कि आगे क्या होता है। आज का मुकाबला जो है वो भी कांटे की टक्कर का होगा। देखिए, राजस्थान रॉयल्स के बारे में आपने बताया, 2 मैचेस वो जीत चुके हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने केवल 1 मैच जीता है और दूसरा मैच गंवा दिया है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत संतुलित सा है दोनों के बीच में जो मैच हो रहा है। आज निश्चित ही कोलकाता नाइट राइडर्स आज के मैच को जीतना चाहेगी और इस तरह से अंक तालिका में बढ़त बनाने की कोशिश करेगी। पर जहां तक मुझे लगता है कि जिस तरह का अटैक राजस्थान रॉयल्स के पास है, मैं तो सोच रहा था कि शायद वो पहले बैटिंग देंगे, लेकिन शायद उनको अपनी बैटिंग पर इतना भरोसा है कि वो कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले बैटिंग करने के लिए कह रहे हैं ताकि वो चेज कर सकेंगे। अंक तालिका पे अगर एक बार फिर हम नजर डालें तो दिल्ली कैपिटल्स पहले स्थान पर है और कल जो है, कल भी एक मैच होना है। तो क्यों ना पहले कल वाले मैच पर एक नजर डाल लेते हैं, सुन लेते हैं कि कल का मैच कैसा रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में कल मुंबई इंडियंस का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। दोनों ही टीमों को अपने पिछले मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई इंडियंस को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सुपर ओवर में हराया, वहीं पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त दी। मुंबई की 3 मैचों में ये दूसरी हार थी और वो 2 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। पंजाब की टीम 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार के साथ 2 अंक लेकर चौथे स्थान पर मौजूद है। मुंबई को अगर कल का मैच जीतना है तो उसे राहुल और मयंक को बड़ी साझेदारी करने से रोकना होगा, जबकि पंजाब के लिए हालांकि उसकी गेंदबाजी चिंता का सबब है, जो पिछले मैच में 223 रन के बड़े लक्ष्य का बचाव करने में भी विफल रही थी। मुंबई का बल्लेबाजी क्रम बेहद मजबूत है, ऐसे में पंजाब को गेंदबाजी में सुधार करना होगा। मुंबई ने पिछले मुकाबले में जिस तरह से 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत में लड़खड़ाने के बाद वापसी की थी, वो काबिले तारीफ है। मुंबई के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की खराब फॉर्म चिंता की बात होती जा रही है, जो तीनों ही मुकाबलों में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं। दोनों टीमों की स्थिति फिलहाल एक जैसी है और मुकाबला बराबरी का है, लेकिन पंजाब को पिछले चैंपियन मुंबई के खिलाफ किसी भी गलती से बचना होगा और बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। तो ये नजर थी कल होने वाले मैच की। इससे पहले हम अपने सुनने वालों को बता दें कि कल अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में भी एक मैच खेला गया और इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रन से हरा दिया। टूर्नामेंट में सनराइजर्स हैदराबाद की ये पहली जीत है।
सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 विकेट पर 162 रन बनाए और जवाब में दिल्ली कैपिटल्स निर्धारित ओवर में 7 विकेट पर 147 रन ही बना सकी। हालांकि कल का मैच दिल्ली कैपिटल्स रजत जी हार गई दिल्ली, लेकिन उसके बावजूद भी वो पहले स्थान पर ही बरकरार है और कुल मिला के देखा जाए तो बहुत ही संतुलित टीम है इस बार। बिल्कुल संतुलित टीम है, लेकिन जैसे आपने देखा कि पृथ्वी शॉ जी जल्दी आउट, हाँ पिछले मैच में, और उससे ये हुआ कि उसके पहले का जो उनका प्रदर्शन था बहुत अच्छा था। तो ये जो कंसिस्टेंसी है इसकी बड़ी जरूरत है और मुझे लगता है कि जिस तरह से टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, इसके साथ साथ दो खिलाड़ियों की जो पिछला जो प्रदर्शन है उसके आधार पर उनको निश्चित ही प्रेरणा मिलेगी और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे आगे। रजत जी लौटते हैं आज के मैच पर। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मुकाबला होने वाला है अब से कुछ ही देर में, राजस्थान रॉयल्स 2 मुकाबले अपने जीत चुकी है और बहुत ही लय में नजर आ रही है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है वो वाकई सितारों से सची हुई है या फिर वो ग्राउंड्स पे भी कवर करेगी या ग्राउंड्स पे भी कुछ खेल दिखाएगी, आज पता चलेगा। बिल्कुल, और कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या जी, तो ये तो अब ये जो कंगन है बनना शुरू हो गया है। आज आप देखिए कि सामने क्या आता है, पर मुझे लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो है आज का जो मुकाबला है उसको ज्यादा अच्छे से, ज्यादा संतुलित ढंग से करने की कोशिश करेगी, फेस करने की कोशिश करेगी। राजस्थान रॉयल्स का मोराल तो बहुत ऊंचा होगा क्योंकि दोनों मैचेस उन्होंने जीते हैं अपने। कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने जीत की संख्या बढ़ानी है। पहला मैच उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेज किया था तो वो पहुंच नहीं पाए थे, 146 रन में ऑल आउट हो गए थे, और सक्सेसफुली चेज किया था उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को। तो ये एक बात है कि वो चेज अगर करते हैं तो शायद वो पहुंच जाएं, लेकिन पहले खेलने के बाद वो क्या करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, ये देखने की बात होगी। तो ये बात थी क्रिकेट की, और क्रिकेट स्टेडियम से निकलकर हम सीधे आपको लिए चलते हैं रॉलागेरा यानी फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में, और वहां से खबर आ रही है सेरेना विलियम्स ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया है। टखने में चोट के कारण सेरेना दूसरे दौर के मैच के पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। ये बहुत बड़ा सेटबैक है सेरेना विलियम्स के लिए। जी बहुत बड़ा सेटबैक है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी जो महामारी का समय है जी, उसमें बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ में ये परेशानी आई है। वजह इसकी ये हो सकती है कि जो मैच प्रैक्टिस है वो नहीं होने की वजह से बहुत सारे खिलाड़ियों को जो एक्सपोजर हो जाता है अचानक मैच खेलने की वजह से, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उनको। और पिछला जो टूर्नामेंट था यूएस ओपन, उसमें भी परेशानी हुई थी इनको। तो ये तो अनफॉर्चुनेट तो है, लेकिन आप देखिए कि पुरुषों का जो सिंगल्स हो रहा है उसमें भी फेडरर नहीं खेल रहे हैं, पिछली बार भी नहीं खेल रहे थे, यूएस ओपन में भी नहीं खेला। कई अच्छे खिलाड़ी उन लोगों ने धीरे धीरे अपना नाम वापस लिया। वो वजह यही रही होगी, मुझे लगता है कि इसकी वजह से जो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है उनकी, क्योंकि लॉकडाउन तो कमोबेश हर एक देश में जारी है और इसकी वजह से शायद ऐसा लगता है, हालांकि उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है, हो सकता है उनके कोचिंग स्टाफ या जो साथ में जो प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों की कमी होती होगी या वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे होंगे। कुछ ना कुछ एक वजह तो है जिसलिए इतने बड़े बड़े खिलाड़ी एक साथ बड़े बड़े टूर्नामेंट से हट रहे हैं। और अजय जी, जब बड़े बड़े खिलाड़ी टूर्नामेंट से हट जाते हैं तो उसका जो लॉस है वो दर्शकों को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बड़े खिलाड़ियों को इन टूर्नामेंट में, खासकर अगर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स की बात करें तो चारों ग्रैंड स्लैम में सभी बड़े खिलाड़ियों को दर्शक देखना चाहते हैं। देखिए उसमें दर्शक तो एक स्टेक होल्डर जरूर है, लेकिन स्टेक होल्डर्स में जिनको वाकई नुकसान होता है वो स्पॉन्सर्स होते हैं और खिलाड़ी होते हैं, और साथ ही साथ जो उन खिलाड़ियों या उन टीमों के जो मालिक होते हैं उनको भी होता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनके बारे में और ज्यादा क्या चर्चा करें, ये सभी को मालूम है आजकल। तो इस लिहाज से अगर देखें तो हम कहेंगे कि नुकसान सभी का है। खेलों का न हो पाना, एक बार तो ये भी कह सकते हैं कि जो लोग खेल रेगुलरली देखते हैं या नहीं देखते हैं उनको भी नुकसान है, क्योंकि खेल कहीं पर होता रहता है तो हलचल होती रहती है। हलचल से लोगों को प्रेरणा मिलती है कि भाई ये मैच भी हो रहा है, वो भी मैच हो रहा है।
दूसरे दौर में सेरेना का मुकाबला स्वेताना पिरोनकोवा के साथ होना था, लेकिन सेरेना ने थोड़ा सा वार्म अप किया और फिर फैसला किया कि वो खेल जारी नहीं रख पाएंगी और उन्होंने कहा है कि इस साल कोई भी टूर्नामेंट उनके खेलने की संभावना लगभग नहीं है। देखिए, अब तो ये ईयर एंड का ही समय है, तो इस साल वो नहीं खेल पाएंगी। ये तो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि खिलाड़ियों को जब चोट लगती है तो मांसपेशियों में वो जो कार्टिलेजेस होते हैं या लिगामेंट्स होते हैं, उनके टूटने की वजह से उनको ज्यादा परेशानी होती है और उसको रिकवर करने में काफी वक्त लग जाता है। अब ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने जरूर कुछ सोच समझकर ही ये निर्णय लिया होगा कि उनको इस साल तो और बड़ा कोई टूर्नामेंट शायद है नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि अभी और तो दूसरे टूर्नामेंट्स चलते ही रहते हैं, ग्रैंड स्लैम्स भले ना होते हों, एटीपी टूर्नामेंट्स बाकी चलते रहते हैं। जी, और भी तरह तरह के बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं। सारे समय अगर मान लीजिए सारे टूर्नामेंट्स टाइम पर हो रहे होते हैं तो खिलाड़ियों को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलता। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज दूसरे दौर के मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज खेले जा रहे मैचों में बहुत से उलटफेर भी हुए हैं। सुनते हैं मुकेश की रिपोर्ट। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पिरोनकोवा सेरेना विलियम्स से वॉकओवर मिलने के बाद तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। अन्य मुकाबलों में अमेरिका की अमांडा एनिसोमोव ने अपने ही देश की बर्नार्ड पेरे को हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई। तीसरी वरीयता प्राप्त यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना मेक्सिको की जाराजोवा को हराकर अगले दौर में पहुंची, जबकि 10वीं वरीयता प्राप्त बेलारूस की विक्टोरिया अज़रेंका स्लोवाकिया की अन्ना कैरोलिना से 2-6, 2-6 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। पुरुष सिंगल्स मुकाबलों में स्विट्जरलैंड के स्टेनिस्लास वावरिंका और अमेरिका के टेलर फिट्ज भी तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। वावरिंका ने जर्मनी के डोमिनिक कोफर को 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 से पराजित किया, जबकि फ्रिट्ज ने राडू अल्बर्ट को 6-3, 6-2, 6-4 से हराया। वहीं दुनिया के नंबर 1 और शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच माइकल यमेयर को लगातार सेट में हराकर पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। जोकोविच ने यमेयर को 6-0, 6-3, 6-2 से हराया। उधर महिला सिंगल्स में 17 साल की डेनमार्क की क्लारा टॉसन जेनिफर ब्रेडी को 6-4, 3-6, 9-7 से हराकर पहली जीत दर्ज करने में सफल रही। 5वें नंबर की स्टेफानोस सिसिपास और 13वें नंबर के खिलाड़ी आंद्रे रूबलेव भी अगले दौर में पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन की विजेता सोफिया केनिन और कैरोलिना प्लिस्कोवा भी अगले दौर में जगह बनाने में सफल रहीं। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। स्पोर्ट्स स्कैन में हम फ्रेंच ओपन के हर एक मैच पर अपनी नजर रखे हुए हैं। अपने सुनने वालों को बता दें कि पुरुष डबल्स में आज भारत के दिविज शरण और अमेरिका के ऑस्टिन क्राजिक की जोड़ी पहले दौर का मुकाबला खेलेगी, यानी कि भारत भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेगा। निश्चित ही, और कोई भी खिलाड़ी भारत का खेलता है तो पूरे देश की नजर उस पर रहती है, और ये खिलाड़ी हमारे जो खेल रहे हैं अब तो ये तो हमारे बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं और अनुभव उनको मिला हुआ है। अब ये देखना है कि उस जोड़ी में किस तरह से वो डेवलप कर सकते हैं और कैसा खेलते हैं। तो ये तो उम्मीद करने की बात है कि वो दूसरे दौर में पहुंचेंगे, क्योंकि अभी तक भारतीय खिलाड़ियों का कोई ऐसा उल्लेखनीय योगदान नहीं रहा है। जहां तक जितने भी हमारे ग्रैंड स्लैम्स हैं उनमें एक लंबे समय से कहना चाहिए कि शून्य की स्थिति निर्मित हुई पड़ी है और काफी लंबे समय से कोई उसकी जगह को भर नहीं पा रहा है। और अब नजर फुटबॉल के मैचों पर। इंग्लिश लीग कप में पेनल्टी शूटआउट में चेल्सी को हराकर मेजबान टॉटनहैम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। निर्धारित समय के बाद मुकाबला 1-1 से बराबर था। पेनल्टी शूटआउट में भी पहली 9 पेनल्टी पर गोल हुए, लेकिन चेल्सी से मेसन माउंट अंतिम प्रयास पर गोल करने से चूक गए और जिसने टॉटनहैम को 5-4 से जीत दर्ज की और अंतिम 8 में जगह बनाई। रजत जी, मेसन माउंट जो हैं वो फॉरवर्ड के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं चेल्सी के, और चेल्सी की ओर से जिनको गोल करना चाहिए था वो उन्होंने गोल नहीं किया। ऐसा ही होता है फुटबॉल में, जब पेनल्टी शूट आउट होता है तो ज्यादा दबाव जो है वो गोलकीपर पर नहीं होता, क्योंकि ये मानकर चला जाता है कि अगर पेनल्टी शूट आउट है तो गोल तो होना ही है। अगर बचा लिया गोलकीपर ने तो वो गोलकीपर की तारीफ होगी, अगर नहीं बचा सका तो उसके बारे में कोई गलत बात नहीं कहेगा। कुल मिला के अगर देखा जाए तो दबाव जो पेनल्टी शूट कर रहा है उसके पास बिल्कुल ज्यादा। और सबसे मजे की बात यह है कि जो जितना नामी खिलाड़ी होता है उस पर उतना ज्यादा दबाव होता है। तो ऐसा ही होता है, और ये देखने की बात है कि चेल्सी अब आगे चल करके इंग्लिश प्रीमियर लीग भी साइड बाय साइड चल रहा है जी। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग में इस समय चेल्सी जो है उसकी थोड़ी सी हालत तो गड़बड़ है, क्योंकि उन्होंने वेस्ट ब्रॉम से अपना जो पुराना पिछला मैच जो है उसको 3-3 से बराबरी पर खेला था, जबकि उनको जीतना चाहिए था, लोगों ने उनको फेवरेट माना था। और
दूसरा जो है कि चेल्सी एक मैच तो लिवरपूल से हार गई थी 2-0 से। ये मैं इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूं, EFL के बहाने। तो दूसरी तरफ टॉटनहम को देखिए, तो टॉटनहम में बड़ी संभावना है और इस साल वो बहुत अच्छा खेलेंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि नेक्स्ट जो अभी मैचेस हैं उसमें उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलना है अगले हफ्ते। तो ये देखना है कि ये जो आज की जीत जो है टॉटनहम की, वो किस तरह से उनके पक्ष में काम करती है, यानी उसका भी जो मनोबल पर जो अच्छा असर पड़ा होगा इस जीत की वजह से टॉटनहम के चेल्सी के ऊपर, तो उसका फायदा जरूर मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जो अगला मैच है उसमें जरूर देखना पड़ेगा, दिखाई देगा। अब देखिए क्या है कि एवर्टन से टॉटनहम ने पहला मैच हार गए थे वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में, और न्यूकासल यूनाइटेड के साथ में उनका मैच ड्रॉ हो गया। वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था क्योंकि VAR कहते हैं जिसको, वीडियो असिस्टेंट रेफरी, तो उनका एक निर्णय आया बिल्कुल मैच समाप्ति के समय। तो उस समय ये देखने में आया कि जिस तरह का एक हैंडबॉल का निर्णय दिया गया उसमें सबको ये नाराजगी थी कि उस खिलाड़ी के खिलाफ हैंडबॉल लिया गया और जिससे जो पेनल्टी हुआ उसकी वजह से गोल हुआ बराबरी का, वरना 3 पॉइंट्स टॉटनहम के पक्ष में जाने वाले थे। लेकिन VAR से ये पता चला कि चूंकि खिलाड़ी के हाथ में गेंद लगी है, लेकिन कैसे लगी है वो देखना जरूरी था, क्योंकि ये नियम था ऑल इंडिया, कभी भी फुटबॉल में जब भी मैचेस होते हैं तो उसमें ये ध्यान दिया जाता है कि क्या गेंद ने टच किया बॉल को या बॉल ने गेंद हाथ को टच किया। तो ये देखने की बात थी। तो ये इस तरह के निर्णय तो थोड़े से होते ही हैं, पर VAR का जरूर फायदा मिल रहा है इंग्लिश प्रीमियर लीग में। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयोग जो है दूसरे टूर्नामेंट्स के लिए होते रहेंगे। स्पोर्ट्स स्कैन की अगली खबर, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित आज एक समारोह में भारतीय खेल प्राधिकरण साई के नए लोगो का अनावरण किया। 1982 में इस संस्था के शुरू होने के बाद पहली बार इसका लोगो बदला गया है। नए लोगो में SAI मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है और इसमें बैकग्राउंड में खिलाड़ी की सफलता की उड़ान को दर्शाया गया है। हमने बात करी फ्रेंच ओपन यानी लॉन टेनिस की, हमने बात करी क्रिकेट की, हमने बात करी फुटबॉल की, अब आपको लिए चलते हैं सीधा बैडमिंटन के एरिना में। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 13 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। यह टूर्नामेंट 7 महीने पहले शुरू होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसमें देरी हुई। रजत जी, बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए, बैडमिंटन देखने वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर है और इस तरह की अच्छी खबरें अब आती रहेंगी ऐसा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम वैक्सीन के नजदीक पहुंच रहे हैं वैसे ही इस उम्मीद को भी बल मिलता जा रहा है कि अब खेल जो हैं वो धीरे धीरे सभी एरिनाज में शुरू हो जाएंगे और चलते रहेंगे। जहां तक डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात है तो भारत के किदाम्बी श्रीकांत और साइना नेहवाल को टूर्नामेंट पे बहुत ही आसान ड्रॉ मिला है। विश्व में पूर्व नंबर 1 साइना और श्रीकांत महत्वपूर्ण रैंकिंग अंक हासिल करना चाहेंगे ताकि उनको टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सके। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के बाद आयोजित होने वाला ये पहला टूर्नामेंट होगा। श्रीकांत अपने अभियान की शुरुआत इंग्लैंड के टॉबी पेंटी के साथ खेलकर करेंगे। वहीं पहले दौर में शुभंकर का मुकाबला कनाडा के जेसन एंथोनी से होगा। महिला सिंगल्स की बात करें तो साइना नेहवाल शुरुआती मुकाबले में फ्रांस की याइले होयाक्स से खेलेंगी और अन्य भारतीयों में पारुपल्ली कश्यप, लक्ष्य सेन और अजय जयराम भी अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। डेनमार्क यानी ये डेनमार्क ओपन टूर्नामेंट जो रहा है वो भारतीय खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक में जाने का एक आसान रास्ता साबित हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है और देखिए आपकी ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेनमार्क ओपन में वही खिलाड़ी ज्यादातर आएंगे जिनके साथ में के श्रीकांत और साइना नेहवाल जैसे हमारे जो खिलाड़ी हैं टॉप नॉच हैं वो पहले खेल चुके हैं और उनके खेल का उनको अंदाजा है और उन्हें ये भी मालूम है कि किस खिलाड़ी की खेलने की शैली क्या है, उनके स्ट्रांग पॉइंट्स क्या हैं और वीक पॉइंट्स क्या हैं। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखने पर मुझे लगता है कि उनको ये जो चिट मिलने वाली है आगे। रजत जी, देखा जाए कि साइना नेहवाल पिछले कुछ टूर्नामेंट से बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं अगर उनको कंपेयर किया जाए पीवी सिंधु के साथ। निश्चित ही ये तो फिटनेस की बात है। मुझे लगता है कि
एक खिलाड़ी के साथ जैसे जैसे टूर्नामेंट्स चलते हैं वैसे वैसे इंजरी का जो प्रॉब्लम है वो भी चलता रहता है। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारे साथ तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं या मौजूद थे हम कहेंगे रजत सेन गुप्ता। एक नजर अब तक की खास खबरों पर। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण साई के नए लोगों का अनावरण किया। सेरेना विलियम्स ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया और कोरोना महामारी के कारण 7 महीने के विलंब के बाद डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट अक्टूबर में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में बस इतना ही। इजाजत दीजिए नवीन को। नमस्कार।